हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम इनसाइट्स। मेरा नाम है विश्वजीत बंद्राल और मैं लाया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स जो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अनाउंस हुए थे। तो उसमें से जो प्रोमिनेंट अवार्ड्स हैं मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या था कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया राफेल नदाल को। अभी राफेल नदाल जो हैं वो टेनिस खेलते हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं और स्पेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेम स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है नाओमी ओसाका को। ये भी टेनिस की प्लेयर हैं और ये भी ये जापान से हैं और ये भी टेनिस ही खेलती हैं, ठीक है। थर्ड इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड था वो था वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। वो दिया गया एफसी बायर्न म्यूनिख को। एफसी बायर्न म्यूनिख एक फ़ुटबॉल क्लब है जो जर्मन बेस्ड क्लब है और इन्होंने 2020 में चैम्पियंस लीग भी जीती थी। उसी वजह से इनको वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया और इन्होंने उस साल जितने भी कंपटीशन खेले थे सारे ही जीत लिए थे। मतलब मैक्सिमम 6 में से शायद 5 कंपटीशन इन्होंने जीते थे, तो उस वजह से इनको वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और लास्ट है स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड। ये दिया गया है मोहम्मद साला को जो इजिप्ट से बिलोंग करते हैं और ये एक फ़ुटबॉल प्लेयर हैं और जो लिवरपूल के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो ये सारा था लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के रिलेटेड जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो था कि रिसेंटली अभी मई मंथ में एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंड्स हेरिटेज मंथ सेलिब्रेट करा गया। ये इवेंट किसने सेलिब्रेट करा? ये इवेंट सेलिब्रेट करा नासा ने। नासा आप सबको ही पता है अब क्या है, नासा स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब बात आती है कि इन्होंने मई मंथ को ये एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंड्स हेरिटेज मंथ क्यों सेलिब्रेट करा? मतलब किसी और मंथ को भी कर सकते थे। तो उसका एक खास रीज़न है। वो रीज़न ये है क्योंकि मई मंथ में ही फ़र्स्ट टाइम जो जापानीज़ इमिग्रेंट्स यूएस में आए थे, इस वजह से मई मंथ का कुछ सिग्निफिकेंस है जिस वजह से ये इवेंट इसी मंथ में सेलिब्रेट करा गया। और इसकी थीम थी कि एडवांसिंग लीडर्स थ्रू पर्पस ड्राइव सर्विसेज, ठीक है। इसकी थीम ये थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एडवांसिंग लीडर्स थ्रू पर्पस ड्राइव सर्विसेज। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपके लिए है कि अभी रिसेंटली मई मंथ में WHO ने अप्रूव करी थी चाइना की साइनोफार्म वैक्सीन फॉर कोविड-19, ठीक है, फॉर एमरजेंसी यूज़ के लिए। तो WHO ने ये अप्रूव कर दी थी। ये चाइना ने इन्वेंट करी है, ये वैक्सीन डेवलप करी है जिसका नाम है साइनोफार्म। और मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि और कौन कौन सी वैक्सीन जो WHO ने एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दी हैं। हालांकि उसमें इंडिया की कोवैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है, कोविशील्ड अप्रूव हो चुकी है। और ये पहली चाइनीज़ वैक्सीन है जो WHO ने अप्रूव करी है इवन आफ्टर लाइक सो लॉन्ग। अभी चाइना ने काफ़ी बेटर कंट्रोल भी कर लिया है कोविड को अपनी कंट्री में। आई डोंट नो हाउ, बट उसके बाद भी काफ़ी देर के बाद चाइना की किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिला है फॉर एमरजेंसी यूज़। और ये 2 डोज वैक्सीन है और जिसकी एफिशिएंसी या एफिकेसी अगेंस्ट द वायरस इज़ अप टू 79%, ठीक है। तो इस वैक्सीन का नाम है साइनोफार्म वैक्सीन जो चाइना ने इन्वेंट करी है और WHO ने इसको एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दे दिया है। और सिमिलर लाइंस पे अभी क्या हुआ है कि इंडिया में भी एक रीसेंट डिस्कवरी की गई थी बाय DRDO। उन्होंने एक एंटी कोविड-19 ड्रग इन्वेंट करा था जिसको एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिला है बाय DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका नाम है BG सोमानी। और इस ड्रग का नाम है 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज। और ये पाउडर फॉर्म में आता है, एक सैशे में आता है, ये पाउडर फॉर्म में ड्रग है। और ये क्या करता है कि अभी रिसेंटली जब इसको यूज़ करा गया तो इसने बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स दिखाए थे। कुछ 47% ऑफ पेशेंट्स जो बहुत ही क्रिटिकल थे, तो उसमें 47% ऑफ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा उनमें रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था इस ड्रग ने। तो इस वजह से इसको एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिला है। और ये डेवलप करा है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज जो DRDO की एक बॉडी है, DRDO के अंडर वर्क करती है, ठीक है। उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि लुइस हैमिल्टन। अभी लुइस हैमिल्टन बहुत ही फेमस नाम है एक रेसिंग गेम्स में,
ये मोटो जीपी में मतलब बहुत ही बड़ा नाम है लुइस हैमिल्टन का, और इन्होंने रिसेंटली अभी स्पेनिश ग्रैंड प्री जीती है, ठीक है। और ये पिछले साल भी चैम्पियन रह चुके हैं, काफ़ी मतलब बहुत ही बेहतर फॉर्म में है इस वक्त। और ये मर्सिडीज़ कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। लुइस हैमिल्टन इनका नाम है और ये मर्सिडीज़ कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं। और ये इनके करियर की 98th विन थी। 98 मतलब इन्होंने 98 बार कोई ग्रांड प्री जीती थी, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी बात है उनके करियर के लिए भी। तो लुइस हैमिल्टन ने अभी रिसेंटली स्पेनिश ग्रैंड प्री जीती है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीट, ठीक है। तो ये आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीट 3rd जो अभी हुई उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, और ये पूरा इवेंट वर्चुअली हुआ, ठीक है, मतलब ऑनलाइन हुआ ये पूरा इवेंट। तो उस वजह से इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे इस इवेंट के लिए, वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं इंडिया के यूनियन गवर्नमेंट में। और ये ASM किसने ऑर्गेनाइज़ करा था, ये ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था आइसलैंड और जर्मनी से। और इसका एक पर्टिकुलर थीम भी था इस ASM का, जिसका थीम था नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक, ठीक है। आई रिपीट, नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक। इससे पहले 2 ASM मीट हो चुके हैं। ASM 1 हुआ था 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसे US भी कहते हैं इन शॉर्ट, और ASM 2 हुआ था जर्मनी में, वो 2018 में हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट खबर है, फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन मिलिट्री पुलिस इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी। अभी रिसेंटली मतलब ये बहुत मतलब पहले की खबर है, जब उनको एक बार खबर आई थी जब उनको इन्होंने इंडक्ट करना शुरू किया था फॉर ट्रेनिंग। अभी वो जो बैच था, पहला बैच वुमेन मिलिट्री पुलिस में वुमेंस का, वो पास आउट हो चुका है, और उसमें 83 वुमेन सोल्जर्स थी जो अभी इंडियन आर्मी में सर्व करेंगी। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप, सो वी शुड रियली अप्रिशिएट इट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है, ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को होता है हमारे इंडिया में। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, मैं रिपीट करता हूं, 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत में। और इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इस साल की थीम थी इसकी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और ये मतलब अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11 मई को मनाते क्यों हैं, क्या वजह थी कि हमने ये 11 मई की डेट चुनी है। तो इसका रीज़न इसके पीछे ये था कि हमने जो पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में, जिसमें शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट भी किया था, और पोखरन, ये सब इसी दिन हुए थे 11 मई को। यही इस दिन की सिग्निफिकेंस है, जिस वजह से हम इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। और इस मिशन को लीड किसने किया था, ये जो पोखरन में मिसाइल टेस्ट हमने करे थे, ये मिशन को लीड किया था हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th of May, और इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो नेक्स्ट खबर है, पुडुचेरी बिकम्स हर घर जल यूनियन टेरिटरी, ठीक है। पुडुचेरी बिकम्स हर घर जल यूनियन टेरिटरी। अब ये हर घर जल स्कीम है, ये जल जीवन मिशन के अंडर है, जिसके अंदर मतलब क्या है कि उन्होंने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेंगी कि हर घर को एक टैप कनेक्शन मिले, जिसके थ्रू पानी की मतलब सर्विस उनको प्रोवाइड होती रहे थ्रू ए टैप कनेक्शन, ठीक है। कि हर किसी गांव में, हर शहर में, हर घर में मतलब नल से पानी आना चाहिए। तो वो है जल जीवन मिशन। उसके अंडर पुडुचेरी बनी है अभी नई, ये कोई पुडुचेरी नई यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने ये स्टेटस अचीव कर लिया है। इससे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो पहली यूनियन टेरिटरी थी जिसने ये स्टेटस अचीव करा था कि वहाँ पे हर घर में अब जो है पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर आता है। और अभी सेकेंड यूनियन टेरिटरी जो ये काम अचीव करने के लिए बनी है वो है पुडुचेरी। इससे पहले 2 स्टेट्स भी हैं जो ये मतलब लैंडमार्क अचीव कर चुकी हैं। गोवा पहली स्टेट थी ये काम करने वाली, और तेलंगाना सेकेंड स्टेट थी, ठीक है। तो ये सारा था जल जीवन मिशन के बारे में। मैं इसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं पूरा जल जीवन मिशन एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है और उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर है, आई थिंक। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये कामी रीता एक शेर्पा है जो माउंटेन एवरेस्ट को काफ़ी बार क्लाइंब कर चुके हैं। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अभी 25वीं बार मतलब माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब एक इंसान अगर अपनी लाइफ में 25 बार माउंट एवरेस्ट को पे मतलब चढ़ चुका है, तो ये बहुत ही उसके मतलब बहुत ही गर्व की बात है उसके लिए भी, और बहुत बड़ी लैंडमार्क है उसके पर्सनल मतलब अचीवमेंट में।
तो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे पहले उन्होंने 1994 में मतलब माउंट एवरेस्ट पे समिट कंप्लीट किया था और अभी वो 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने समिट करा है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है नासा का। स्पेस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इतने स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं डिफरेंट स्पेस एजेंसीज के अक्रॉस द ग्लोब, तो उन पे भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, CDS में आ चुके हैं, FCAT में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अभी रिसेंटली IB का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, तो उसमें भी SpaceX के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो मैं इसलिए स्पेस वाले जो स्पेसक्राफ्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है मैं वो करंट अफेयर्स काफ़ी डालता हूँ, तो आप ज़रूर इनमें मतलब इनको ध्यान से पढ़ के जाना। तो अभी क्या हुआ है कि नासा का ओसाइरिस रेक्स जो था, एक उन्होंने स्पेसक्राफ्ट भेजा था, वो अभी वापस अर्थ पे आने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो नासा ओसाइरिस रेक्स स्टार्ट्स जर्नी बैक टू अर्थ। तो ये 2018 में भेजा गया था और अभी जब ये वापस आने के मतलब इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, तो इसको 2 साल और लग जाएंगे अर्थ पे मतलब वापस आने में। तो इस काफ़ी डिस्टेंस पे होगा है, तो इसको 2 साल और लगेंगे वापस अर्थ पे पहुंचने के लिए। और ये भेजा किस लिए गया था स्पेस में, तो एक एस्ट्रॉयड है बेनू नाम का, जिसे ये स्टडी करने के लिए भेजा गया था बाय नासा। तो वहाँ पे इसने कुछ रबल्स मतलब सैम्पल्स कलेक्ट करे हैं, और रबल्स क्या होते हैं कि कुछ रफ फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रिक्स या स्टोन जो उस एस्ट्रॉयड पे प्रेजेंट थे, तो उनको ये अपने साथ लेके वापस अर्थ पे आएगा। जिसके बाद ये साइंटिस्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको डिटेल से एनालाइज करेंगे और वहाँ की मतलब क्या सतह कैसी है, वहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उस एस्ट्रॉयड की, उसको मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ये नासा का ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ पे आने वाला है। और नेक्स्ट खबर है कि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन वो पहली इंडियन बनी हैं जिन्होंने अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ जीता है। ठीक है, तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन पहली इंडियन बनी हैं जिनको अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये क्यों मिला है, ये इनको इनकी बुक के लिए मिला है, जिस बुक का नाम है अरेबिक ओरेशन। तो ठीक है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन पहली इंडियन बन चुकी हैं जिनको अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है फॉर हर बुक अरेबिक ओरेशन। अभी इंडिया में भी नेक्स्ट खबर ये है कि इंडिया में भी आप जानते ही होंगे कि ब्लैक फंगस के केसेस काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको उसके रिलेटेड एक छोटी सी खबर दे सकता हूँ, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी पूछा भी जा सकता है बिकॉज ड्यू टू करंट सर्कमस्टांसिस जैसे हमारे कंट्री में है। तो ब्लैक फंगस का एक मतलब अदर नेम भी है जिसका नाम होता है म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, म्यूकरमाइकोसिस इसका अदर नेम है ब्लैक फंगस का। तो कई बार मतलब किसी SSC एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है या रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अभी नेक्स्ट खबर है G7 समिट से रिलेटेड। तो पहले क्या है कि PM मोदी G7 समिट का पार्ट होने वाले थे क्योंकि उनको स्पेशली इनवाइट करा गया था, बट अभी उन्होंने क्या डिसाइड करा है कि वो G7 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे इन पर्सन, मतलब वर्चुअली प्रेजेंट होंगे। क्या पता इंडिया से ही वर्चुअली अटेंडेंस दे दें उस समिट में अपनी, बट इन पर्सन अब वहाँ पे जहाँ पे इवेंट होना है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन दी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ठीक है, और इस G7 समिट इस बार होना कहाँ है, ये होना है कॉर्नवालिस जो एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में। और ये इसकी डेट है 11 से 13 जून के बीच G7 समिट होने वाला है इस साल। और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया को इस बार स्पेशली इनवाइट किया गया था इस वाले समिट में जो 2021 वाला समिट है। और ये हर साल समिट होता है, G7 का हर साल समिट होता है। जो इसके मेंबर्स हैं वो डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एंड अदर पॉलिटिकल इश्यूज़ जो उनके सामने अक्रॉस द ग्लोब होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशंस करते हैं और फिर आपस में कुछ मतलब एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं कि ये कैसे उस मतलब चैलेंजेस को कैसे डील करेंगे। ठीक है, और ये जो G7 समिट है ना, ये 1975 में फॉर्म हुआ था और इसके जो मेंबर्स हैं अभी एट प्रेजेंट इसके 7 मेंबर्स हैं, तभी से G7 कहा जाता है। पहले ये G8 था, तो उसे रशिया भी इसका पार्ट हुआ करता था, बट 2014 में रशिया को वहाँ से मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक यूक्रेन के साथ एक जगह है जो रशिया और यूक्रेन के साथ लगती है, वो काफ़ी डिस्प्यूटेड है। क्रीमिया आइलैंड उसे कहा जाता है, रशिया ने उसे एनेक्स कर लिया था, उस पर कब्ज़ा कर लिया था, उस वजह से रशिया को वहाँ से निकाल दिया गया था। तो ये 7 मेंबर्स हैं G7 के जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। ठीक है, तो ये 7 मेंबर्स हैं, इनके नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो कई बार इस पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि मतलब कंट्री से नाम पता नहीं होते तो फिर उस वजह से उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
तो ये इस वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। मैं मतलब होप करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और इसमें काफ़ी सारा जो कंटेंट है आपको हेल्प करेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। और आप इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आई होप काफ़ी क्वेश्चन आएंगे पेपर में, चाहे वो एफकैट होगा या जो भी अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन जितने बच्चों का फ़ायदा हो सके उतना बेटर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।